नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि कल मैंने क्या कराया था, मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको कराए थे, तो उसी का पार्ट 2 आज लेके आया हूं मिसलेनियस क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या कह रहा है कि अगर एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं इसको, इस साइन की इस साइन को अगर आप डिवाइड कंसीडर करें और हैशटैग को आप प्लस कंसीडर करें और इस साइन को आप मल्टीप्लाई कंसीडर करें, तो आप इस चीज का मान बता दीजिए। चलिए एक एक साइन की जगह उसकी वैल्यू रख देते हैं जो दिया है क्वेश्चन में। कह रहा है 32, ठीक है। अब इस साइन का क्या मतलब है, डिवाइड है, डिवाइड रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा नंबर 4 है। उसके बाद कौन सा साइन है आपके पास, ये वाला साइन है। ये क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा नंबर है, 7 है, 7 रख दिए। उसके बाद आपका इस साइन का मतलब क्या दिया है, प्लस दिया है, प्लस आप 5 कर लीजिए, ठीक है। अब बॉड मास का नियम होता है, पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं। किस चीज का, बॉड मास का नियम होता है, ठीक है। बॉड मास का नियम होता है, इसका पूरा जो नियम होता है वो वी से शुरू होता है, ठीक है। वी का मतलब होता है वार, बार, ठीक है। ये बार ब्रैकेट यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, तीन टाइप के आपके ब्रैकेट्स होते हैं। उसके बाद ये आपका क्या होता है, ऑफ। अगर कहीं ऑफ लिखा है, ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन अगर ऑफ लिखा है तो ऑफ को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड होता है आपका, फिर मल्टीप्लाई होता है आपका, फिर ऐड होता है, फिर सब्सट्रैक्ट होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। 32/4 गुणे 7 प्लस 5, ठीक है। 32 को 4 से डिवाइड कर दो, 8 आ गया ये आपका, 7 प्लस 5 यानी ये हो जाएगा आपका 56। 8 सत्ते 56 और 5 आप जोड़ दोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 61 आ जाएगी। 61 आपका किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका 61 आ गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ध्यान रखते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अजहर एक यात्रा को 10 घंटे में पूरा कर सकता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो किलोमीटर में कुल दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है अजहर कोई एक यात्रा कर रहा है, आप इधर देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अजहर कोई एक यात्रा कर रहा है, ठीक है। हम मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस डी है, ठीक है। वो कह रहा है वो 10 घंटे में पूरा कर रहा है यात्रा, यानी उसको टाइम कितना लग रहा है, 10 आवर का लग रहा है टाइम, ठीक है। 10 घंटे का उसको समय लग रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि वह यात्रा का पहला आधा भाग 21 और दूसरा आधा भाग यानी शेष जो होगा वो आधा ही होगा, ठीक है। क्योंकि कह दिया गया कि पहला आधा भाग यानी ये d/2 वो कितनी स्पीड से तय कर रहा है, 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। और दूसरा आधा भाग क्या कह रहा है, 24 किलोमीटर पर आवर की गति से वो तय कर रहा है। 24 किलोमीटर पर आवर है आपका, ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर की गति से, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, आपसे पूछा क्या है, आपसे डिस्टेंस निकालनी है आपको, ठीक है। टाइम आपको टोटल दे दिया गया है 10 घंटे। अगर मैं ऐसे कह लूं कि आधा भाग उसको तय करने में t1 टाइम लगा होगा, ठीक है, फिर आधा भाग उसको तय करने में t2 टाइम लगा होगा, क्योंकि आपकी स्पीड अलग अलग है, ठीक है। और ये टोटल टाइम हमारा हो जाएगा t की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 10 दी गई है। और आपको अगर समय निकालना हो तो आप एक चीज जानते हैं कि आपका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड होता है, ठीक है। अगर आपको टाइम निकालना है तो ये आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। पहला डिस्टेंस क्या आपका d/2, आपकी स्पीड कितनी है, 21 आर की है, ठीक है। कितनी है, 21 आर की, किलोमीटर पर आर की स्पीड है 21, ठीक है। प्लस आप कर लो दूसरा आधा भाग d/2, ठीक है, ये किसी स्पीड से, 24 की स्पीड से, ठीक है। अब आप यहाँ से अगर d कॉमन ले लो आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/42, ठीक है। 2 आपका नीचे आ जाएगा, 21 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/48, ठीक है। 1/48 इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये इक्वेशन अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे, यहाँ से आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, और कब आएगी डी की वैल्यू, जब आप ये इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 1/42 प्लस 1/48 इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी। ये कैलकुलेशन मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग खुद से करिए, प्रैक्टिस अपनी करते रहिए लगातार, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा और हमको आंसर बता दीजिएगा हमारा कमेंट सेक्शन में कि हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। क्या समझाया मैंने, इस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरीके से अप्रोच करते हैं। जब आपको आधा भाग अलग स्पीड से और आधा भाग अलग स्पीड से अगर आपको तय करने के लिए बोल दिया जाए और आपको अलग अलग स्पीड दे दी जाए, तो यही हमारा तरीका होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि स्मिता एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती है और सैम उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। हमारे पास कौन कौन है? स्मिता है, ठीक है, और कौन है? सैम है। स्मिता कितने दिन में पूरा कर रही है? 12 दिन में पूरा कर रही है। और सैम कितने दिन में पूरा कर रहा है? 9 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? ठीक, मैंने सिखा रखा है आपको टाइम एंड डिस्टेंस, अभी 2-3 क्लास पहले ही मैंने कराया है। पहले एलसीएम ले लेते हैं दोनों के दिनों की संख्या का, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? 36 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक। उसके बाद 36 में अगर आप 12 से डिवाइड करते हैं तो इफिशियंसी आ जाती है अलग अलग, ठीक है। इफिशियंसी आ जाती है, हमारी क्षमता आ जाती है, दोनों की अलग अलग क्षमता क्या हो जाएगी? 36 में आप अगर 12 से भाग देंगे तो यहाँ इफिशियंसी आपकी क्या आ गई? 3 आ गई, ठीक है। फिर यहाँ आप डिवाइड कर लीजिए 36 में 9 से, इसकी इफिशियंसी क्या आ गई? 4 आ गई। और जितना एलसीएम आप निकालते हो, यही मैंने आपको बताया है कि हमारा टोटल वर्क हो जाता है। तो कह रहा है 4 दिनों तक एक साथ कार्य करने के बाद वे दोनों नौकरी छोड़ देते हैं, ठीक है। उन्होंने 4 दिन एक साथ काम किया है और मैंने आपको ये बता रखा है कि जितनी उनकी इफिशियंसी होती है वो उनका डेली का काम होता है, ठीक है, पर डे का उनका काम होता है। यानी 3 काम अगर एक दिन में कौन कर रहा है? स्मिता कर रही है। और अगर सैम एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 कर रहा है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 + 4 यानी 7 काम एक दिन में ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं कि आपको 4 दिन का काम निकालना है, क्योंकि 4 दिन के बाद वो दोनों लोग नौकरी छोड़ दे रहे हैं, तो आप क्या करोगे? दोनों साइड अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये 4 का काम आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 4 सते 28 हो गया, यानी 28 यूनिट वर्क वो लोग कंप्लीट कर दे रहे हैं, 28 यूनिट, ठीक। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि अधूरे कार्य का अंश क्या है? अधूरे कार्य का अंश निकालने के लिए आप ऐसे देख लीजिए, कितना काम आपका पूरा हुआ है? 28 काम आपका पूरा हो गया है। और टोटल काम हमारा कितना था? 36 था, ठीक। आप इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 सते 28 हो गया, ये 4 9 36 हो गया, यानी 7/9 काम आपका पूरा हो गया है, ठीक है। अधूरा कार्य कितना बचा है? यानी अगर एक में आप 7/9 को माइनस कर दो तो आपका अधूरा काम आ जाएगा। टोटल कार्य को हमने 1 मान लिया, मैंने आपको बता के रखा है कि अगर हमको टोटल कार्य मानना होता है तो हम उसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। यानी 1 - 7/9 अगर आप कर दोगे तो ये आपका क्या वैल्यू आ जाएगी? 2/9, ठीक। 2/9 कहीं ऑप्शन में है आपका, ठीक है। 2/9 आपका ऑप्शन सी में है। देखिए 7/9 भी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ आप जो 7/9 आया है ये कार्य हो रहा है, ठीक। कहीं आप 7/9 ऑप्शन में लगा दिए, टिक करके आगे बढ़ गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको निकालना है अधूरे कार्य का अंश, कि हमारा काम कितना बचा रह गया था। अगर हम 7/9 कार्य कर रहे हैं तो हम कितना बचा रह जाएंगे? अगर एक में से माइनस कर देंगे 7/9 को तो हमारा क्या आ जाएगा? 2/9 आ जाएगा, वही हमारा अधूरा कार्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि यदि x एक अभाज्य संख्या है, क्या एक संख्या x है जो हमारी अभाज्य है, ठीक, तो x का लघुत्तम समापवर्त और क्रमागत संख्या क्या होगी? ठीक है, क्रमागत संख्या हमसे पूछ लिया गया है कि कह रहा है कि x एक प्राइम नंबर है हमारा, एलसीएम ऑफ x एंड सक्सेसिव नंबर वुड बी, ठीक। कह रहा है कि अगर एक हमारा नंबर x है और इसकी क्रमागत संख्या हमको ले लेनी है, तो अगर ये x हमारी अभाज्य संख्या है, इसकी क्रमागत संख्या अगर हम लेंगे, एक प्लस कर देंगे तो ये हमारी क्रमागत संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसका हमको एलसीएम निकालना है। चलिए देख लेते हैं, कुछ अभाज्य संख्याएं लेके देख लेते हैं, कुछ चीजें समझाना है मुझे आपको, ठीक है। अभाज्य संख्याएं लेके देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या 3 ले लें, 3 हमारी अभाज्य संख्या है, इसकी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? 4, और इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। एक क्रमागत संख्या और ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं पहले अभाज्य संख्या, इसकी एक क्रमागत संख्या 8 हो जाएगी प्लस 1 करके, और इसका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तभी इसका एलसीएम आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि अगर हम कोई अभाज्य संख्या ले रहे हैं और उसकी क्रमागत संख्या ले रहे हैं, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब उनका एलसीएम आ रहा है। क्या आ रहा है? एलसीएम। एलसीएम लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है कि अगर हमने एक अभाज्य संख्या ली है और उसकी क्रमागत संख्या लेनी पड़ रही है हमको, और उनका दोनों का एलसीएम निकालना पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं? दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कह रहा है कि एक्स आपकी एक अभाज्य संख्या थी, इसकी क्रमागत संख्या हमने लिखी x+1, ठीक है। इन्हीं दोनों संख्याओं का हमको क्या निकालना था? एलसीएम निकालना था, ठीक। तो अभी मैंने आपको समझाया कि इनका एलसीएम क्या हो जाता है? दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी x+1/x आपका x मल्टीप्लाइड बाई x+1, ये आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, अगर आप x को अभाज्य संख्या के रूप में कंसीडर कर रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, यदि दीवार के 1/4 भाग को नीला, ठीक, 1/4 भाग को क्या कह रहा है? नीला, और 1/2 भाग को पीला, और शेष 3 मीटर को सफेद रंग से रंगा जाता है, ठीक। तो दीवार की लंबाई क्या है? अगर आपसे मैं ये कह दूं कि दीवार की टोटल लंबाई को हम 1 मान सकते हैं,
कोई दिक्कत होगी आपको? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वांटिटी को हम एक मान सकते हैं अगर वो अपने आप में पूरी है तो। ठीक, कह रहा है कि दीवार के 1/4 भाग को नीला कर दिया उन्होंने और 1/2 भाग को पीला कर दिया उन्होंने। ठीक, उसके बाद कह रहा है जो शेष दीवार बची है वो हमारी 3 मीटर की है, तो सफेद रंग से रंगा जाता है, तो दीवार की लंबाई हमको बतानी है। चलिए, दीवार की लंबाई बताने के लिए आप क्या करोगे, आप माइनस कर लो। एक में अगर आप माइनस कर दोगे क्या, 1/4 प्लस 1/2। ठीक, अगर इसको माइनस कर दोगे तो ये आपकी बची हुई दीवार आ जाएगी, और बची हुई दीवार आपकी है कितनी, 3 मीटर है। ठीक, अब आप देख लो, ये आपका 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, 2 हो जाएगा ये आपका, 2 2 जा 4। ठीक, यहाँ आपका ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, 2 2 जा 4 हो गया ये आपका, 1 प्लस 2 हो गया ये आपका। ये आपका कितने के बराबर है, 3 मीटर के बराबर है। ठीक, अगर आप 1 में माइनस करोगे ये आपका 3/4 हो जाएगा, यानी आपका आएगा कितना, 3 मीटर। यानी 1/4 भाग जो है, यानी 1/4 पार्ट जो है आपका, वो किसके बराबर है, 3 मीटर के बराबर है। ठीक, 1/4 पार्ट। और अगर टोटल पार्ट हमको निकालना है, तो अगर हमको इसको 1 बनाना है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 1 पार्ट आ जाएगा। तो इधर भी अगर आप 3 मीटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका कितना हो जाएगा, 4 3 12, यानी 12 मीटर की टोटल दीवार थी हमारी। अगर ये देख लीजिए आप, 1/4 की वैल्यू हमको पता थी, 3 मीटर है हमारा। ठीक, अगर हमको 1 की वैल्यू निकालनी थी तो 4 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 4, यानी ये आपका 12 मीटर आ गया। ठीक है, बढ़िया सवाल था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि गीता का वजन कितने किलोग्राम है, 11.235 किलोग्राम है। ठीक, कह रहा है उसकी बहन का जो वजन है उससे 1.4 गुना है, तो उनका संयुक्त वजन ज्ञात कीजिए। संयुक्त वजन ज्ञात करने के लिए हम क्या कर लेंगे, ठीक है, पहले हम किसका वजन लिख लें, गीता का वजन लिख लें। गीता का वजन है इतना, 11.235 kg। ठीक है, कह रहा उसकी जो बहन है वो उससे 1.4 गुना है, यानी अगर उसके वजन में हम 1.4 से मल्टीप्लाई कर दें, किसके, गीता के वजन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें 1.4 से, क्योंकि कह रहा है 1.4 गुना है, 1.4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11.235 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो, आप ऐड कर लो। ठीक, आपका 11.235 कॉमन आ जाएगा अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, और ब्रैकेट में बचेगा क्या, 1 + 1.4। ठीक, अब आप इसको देख लो, 11.235 कितना, 11.235, और इसमें मल्टीप्लाई हमको किसका करना है, 2.4 का। अगर हम ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसी वो आ जाएगा क्या, उनका संयुक्त वजन आ जाएगा, यानी टोटल वेट आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, टोटल वेट आ जाएगा ये हमारा। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेना। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूं मैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, अगला सवाल हमसे कह रहा है यदि चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको अगर पता होगा कि चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है, चतुर्भुज में हमारे 4 कोण होते हैं, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है हमारा। ठीक है, ए बी सी डी 4 कोण हो गए आपके। ठीक है, अगर अब हमको कह रहा है इन चारों कोणों का योग हमको बताना है, तो हम क्या करते हैं, ये चारों कोण आपके 360 डिग्री के होते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए, कह रहा है चारों कोणों का अलग अलग अनुपात दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, 3:5:9:13। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा प्रत्येक कोण 3x 5x 9x और 13x का हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 3 8 9 8 17 13 30, यानी 30x आपका क्या आ जाएगा, इनका सम आ जाएगा। और 30x की वैल्यू क्या बताई मैंने अभी, कि कोई चतुर्भुज अगर है तो उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हमने ऐड किया, 30x आया, यानी 30x की वैल्यू को हम क्या मान लें, 360 डिग्री हो गया हमारा। 30x की वैल्यू कितनी हो गई, 360 डिग्री, यानी x की वैल्यू निकालने के लिए क्या, 0 से 0, यानी 12 डिग्री आपका क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। 3 × 3 3 दूना 6, 12 डिग्री आ गया। अब हमसे कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है हमको। सबसे बड़ा कोण है कितना हमारा, 13 है। ठीक है, 13 से 12 में मल्टीप्लाई कर लो, 12 × 13 आप कर लो, सबसे बड़ा कोण आ जाएगा 13 दूना 26, कैरी 2। ठीक, 13 × 13 2 15, ये आपका 156 डिग्री का सबसे बड़ा वाला एंगल आ गया आपका। कितना आ गया, 156 डिग्री। ये आपका ऑप्शन सी है, यही आपका सही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि कोई अगर चतुर्भुज होता है तो उसके चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, इंटरनल एंगल्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं हमारा। कह रहा है कि 15 और 14 के वर्गों के योग में
कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी जो संख्या हमको प्राप्त हो रही है वो क्या हो जाए, हमारा पूर्ण वर्ग हो जाए या हमारा क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है 15 का वर्ग, 15 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। फिर 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 196 होता है, ठीक। कह रहा है अगर इन दोनों वर्गों को जोड़ दिया जाए आपस में तो ये क्या हो जाएगा आपका, 6 5 11, ठीक, 1 9 2 11 1 12 2, फिर 1, ठीक, ये आपका 2 1 3 1 4। यानी कह रहा है कि हमको 421 में ऐसा हम क्या जोड़ दें, 421 में हम ऐसा क्या जोड़ दें, छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ें ताकि जो हमारा नंबर आ जाए जोड़ने पे वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। अब आपको इतना तो पता होगा कि 400 हमारा किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 20 का होता है, ठीक है। अगर 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 400 आ जाएगा, यानी 20 से ही कोई बड़ी वैल्यू होगी जिसका स्क्वायर आएगा जोड़ने पे, ठीक है। अगर हमको 20 से पहले अगली संख्या देखनी है तो हम 21 कर लेते हैं, ठीक है। 21 देख लो आप, 21 देख लो, क्योंकि जोड़ना है तो हमारी वैल्यू 421 से बड़ी ही आएगी जोड़ने पे। अगर घटाना होता तब का केस अलग होता, तब छोटी वैल्यू देखते। जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर अगर हमको पता होना चाहिए, अगर 21 का स्क्वायर हमको मालूम हो तो 21 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 441 होता है, यानी 441 होता है। और हमारा है कितना, 421 है। इसको अगर 441 बनाना है हमको तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 20 अगर हम जोड़ दें तो यही 20 हमारी वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसको हमारा 15 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के योग में जोड़ देने पर वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाएगी या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो हमारा क्या नंबर आ गया, 20 आ गया, ठीक है। 421 हमको मिल रहा था। उसके बाद हमने क्या किया, 21 का स्क्वायर देख लिया, क्योंकि 20 का स्क्वायर हमारा 400 होता है, यानी 20 से बड़ी कोई वैल्यू होगी, ठीक। क्योंकि 421 में हमको ऐड करना था तो हमने 21 का स्क्वायर करके देखा, ये हमारा 441 आ रहा था। अगर हम 421 में अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि 5 कारों का क्रय मूल्य जो है वो 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है हमको। क्या कह रहा है, जो हमारा 5 कारों का क्रय मूल्य है, ठीक है, अगर हम क्रय मूल्य को सीपी लिखें, ठीक है, और 5 कारों का क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुणे सीपी, ठीक। वो क्या कह रहा है, 4 कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 4 कारों के हमारे सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर सेलिंग प्राइस को हम एसपी लिख रहे हैं तो अगर इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। अगर हमको लाभ या हानि निकालनी है तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए सीपी अपॉन एसपी का रेशियो पता होना चाहिए, या एसपी अपॉन सीपी, दोनों में से किसी चीज का रेशियो अगर आपको पता है, एसपी अपॉन सीपी या सीपी अपॉन एसपी, कुछ दोनों में से किसी चीज का अगर आपको रेशियो पता है तो आपका लाभ या हानि पता चल जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर हम यहाँ से सीपी अपॉन एसपी निकाल लें, सीपी अपॉन एसपी अगर निकालेंगे, एसपी इधर आ जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यानी अगर आपकी कॉस्ट प्राइस 4 है तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 5 है। तो जाहिर सी बात है अगर आपकी सेलिंग प्राइस आपके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, यानी अगर आपका विक्रय मूल्य आपके क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। और लाभ मिलेगा कितने का, देख लीजिए, सीपी आपका 4 था, एसपी आपका 5 था, कितना लाभ मिल रहा है आपको, 1 का लाभ मिल रहा है। और लाभ और हानि मिलता किस पे है, अगर लाभ और हानि निकालना है तो हमको हमेशा बेस किसका लेना पड़ता है, क्रय मूल्य का लेना पड़ता है। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 4 है, और लाभ हमको कितना मिल रहा है, 1 का मिल रहा है, यानी 1/4 की परसेंटेज वैल्यू अगर हम निकाल लें, ये फ्रैक्शन हमारा 1/4 है, और 1/4 का आपका फ्रैक्शन कितना होता है, फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 25% होती है। अगर आपको ये नहीं पता है तो अगर आप फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपका फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 25% का लाभ आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाहरी कोण 40 डिग्री हैं की भुजाओं की संख्या क्या होगी। आप देख लीजिए, हमारा अगर बाहरी कोण होता है, अगर हम बाहरी कोण को थीटा माने, ठीक है, तो अगर हम 360 डिग्री में से यन से डिवाइड कर दें, यन क्या होता है, जो बहुभुज के भुजाओं की संख्या होती है, अगर हम उससे डिवाइड कर देते हैं 360 डिग्री में तो हमारा क्या आ जाता है, एक्सटर्नल एंगल आ जाता है। क्या आ जाता है, एक्सटर्नल एंगल आ जाता है आपका, ठीक। एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू क्या होती है, थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई यन, जहां यन क्या होता है, जो आपका बहुभुज है उसकी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स, साइड्स का जो नंबर होता है वही होता है आपका यन। और कह रहा है भुजाओं की संख्या ही
संख्या ही हमको निकालनी है। भुजाओं की संख्या क्या है? भुजाओं की संख्या यानी हमको थीटा की वैल्यू क्या दे दिया गया है? 40 डिग्री दे दिया गया है। यानी 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 360 डिग्री बटा n। ठीक, आप अगर इसको काटो, ये 4 9 36, ठीक, ये 9 बार कट गया, यानी 9 बटा n को आप इधर ले आओगे, n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपके बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक, ये आपका ऑप्शन ए है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आसान सा सवाल था, ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमको क्या कह रहा है, एक्सटर्नल एंगल दे दिया गया, भुजाओं की संख्या पूछ ली गई, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू होता है 360 बटे n। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला था। ये आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऐसे सवाल आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, एकदम सेम सवाल आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि डेटा के एक सेट का जो विचरण है, ठीक है, वेरिएंस कहते हैं इसको, 121 है, तो डेटा का मानक विचलन कितना होगा? ठीक है, मानक विचलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब आप देख लीजिए, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से शो करते हैं। ठीक है, वेरिएंस की वैल्यू हमारी क्या होती है? यानी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दे दी गई है? 121 दे दी गई है। और हमारा मानक विचलन होता कितना है? इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यानी कि इसका वेरिएंस का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? मानक विचलन आ जाता है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकालने पर हमारा क्या आ जाता है? स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। हमको क्या दिया गया है? हमको वेरिएंस दिया गया था, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 121 थी। ठीक है, मानक विचलन की वैल्यू आपकी सिग्मा होती है। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, तो ये आपका ये बन गया और ये बन गया आपका अंडर रूट 121। ये आपका मानक विचलन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अगर इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? +-11 आ गया आपका। ठीक है, स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर है उसको बाहर निकालते हैं तो +-11 करके बाहर निकाल लेते हैं। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, आपका जो वेरिएंस होता है वो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में होता है और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 25-22 है तो उनका एलसीएम अगर 97 है तो उनका एचसीएफ आपको बताना है। अगर दो संख्याएं आपकी ए और बी हैं, ठीक है, अगर दो संख्याएं आपकी ए और बी हैं, तो अगर ए और बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा हमारे एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, इसको हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, रेलवे ने अपना ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, और इसी पे कभी संख्या दे देगा, कभी एलसीएम दे देगा, कभी एचसीएफ दे देगा, कभी दूसरी संख्या पूछ लेगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है आपको? एलसीएम दे दिया गया है, आपसे एचसीएफ पूछ लिया गया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल ही दे दिया गया डायरेक्ट आपको, यानी ए इंटू बी की वैल्यू आपको दे दी गई है 25-22। ठीक है, अगर आपका एलसीएम 97 है तो आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक, एचसीएफ आपको निकालना है। आप क्या करोगे? एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? 25-22 बटे 97। ठीक है, ये आप डिवाइड कर लेना, ये आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी। ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? आसान सा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हमारी क्या है? 4:5 के अनुपात में है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। देख लीजिए, एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया हमारे पास। कह रहा है जो दो संख्याएं हमारी क्या है? वो 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, अगर उनका महत्तम समापवर्तक हमको 13 दे दिया गया है तो उनका लघुत्तम समापवर्त हमको निकालना है, यानी एलसीएम हमको निकालना है। एचसीएफ हमको दे दिया गया है। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्या कह रहा है। अगर ये देख लीजिए, एक चीज आप जानिए कि अगर दो संख्याओं का रेशियो हमको दिया गया है, ठीक है, 4:5, ठीक, और हमसे हमारा क्या, हमको अगर एचसीएफ बता दिया गया, मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि अगर दो संख्याएं जैसे 2:3 के अनुपात में होती हैं तो इसको हम 2x और 3x लिखते हैं। ठीक, लिख सकते हैं। ठीक, ये x आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये अगर आपको एचसीएफ आपका 13 दे दिया गया है, ठीक, तो आपको ये हमेशा आप लिख सकते हो कि ये हमारा 13×4 एक नंबर हो गया, एक नंबर हमारा दूसरा क्या हो जाएगा? 5×13 हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। इसका एलसीएम निकाल लो, डिविजनल मेथड लगा लो, आप 2 से कर लो 26, 65 नहीं कटेगा आपका। ठीक है, फिर आप 2 से करोगे, ये आपका 13 हो जाएगा, ये फिर से नहीं कटेगा,
फिर आप 5 से करोगे तो ये आपका क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है। 2 बार 13 हो गया, फिर आप 13 से कर लोगे, ठीक है। फिर आप क्या 13 से अगर यहाँ डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 गुणे 13, 260 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, बढ़िया क्वेश्चन था। ये आप जान लीजिए कि अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया है, ठीक है, और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे दिया गया, तो अनुपात को अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं अलग अलग अनुपात को, तो वो आपका नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वही हमारा नंबर होता है, ठीक है। क्या किया है हमने, यहाँ हमारा 4:5 के अनुपात में था, 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया, 5 को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया था, ये हमारा पहला नंबर आ गया था 52 और दूसरा नंबर आ गया था हमारा 65। इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लिए। एलसीएम के लिए हमने क्या किया, डिविजनल मेथड फॉलो किया और हमारा एलसीएम आ गया 260 और हमारा ऑप्शन बी आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक टेलीफोन बिल में 19 मिनट के लिए 13 रुपए खर्च होते हैं, ठीक है। तो 15 मिनट 50 सेकंड के लिए रुपयों में लागत क्या है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 19 मिनट के लिए आपका कितने रुपए खर्चा हो रहे हैं, 13 रुपए खर्चा हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 15 मिनट 50 सेकंड के लिए रुपयों में लागत क्या होगा, आप ये देख लीजिए। कह रहा है कि अगर आपका 19 मिनट है, 19 मिनट के लिए कितने रुपए खर्चा हो रहे हैं, 19 मिनट के लिए आपके कितने रुपए खर्चा हो रहे हैं, तो आपके खर्चा हो रहे हैं 13 रुपीज़, ठीक। 13 रुपीज़ आपके कितने, 19 मिनट के लिए। अगर मैं कहूँ कि 1 मिनट के लिए कितना खर्चा होंगे, तो आप कहोगे 13/19 रुपए, ठीक। अब कह रहा है ये आपका 15 मिनट 50 सेकंड है, चाहे 50 सेकंड को आप कन्वर्ट कर लो किसमें, सेकंड, उसमें मिनट में कन्वर्ट कर लो। यानी अगर आप 50 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे, 50 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ये 50/60 हो जाएगा, यानी 5/6 हो जाएगा। यानी 15 सही 5/6 मिनट की हमको, 15 सही 5/6 मिनट का हमको रेट बताना है, ठीक। अगर 1 मिनट की वैल्यू इतना थी, तो अगर 15 सही 5/6 की मिनट की बात करने की कॉस्ट हमको बतानी है, तो हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। किससे, 13/19 से आप मल्टीप्लाई कर लेना। 15 छक्का 90, 5 90 5 95, ठीक है। ये आपका अगर आप 15 छक्का 90 5 95 कर लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 55/6 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी, लागत आ जाएगी, ठीक है। आप देख लो, काट लो, 19 दूनी 38, 19 तिरिक 57, 19 चौक 76, 19 पचे 95, ये 5 बार कट गया आपका, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, 13 पचे 65/6, यानी 10 छक्का 60 होता है, 10 समथिंग आएगा आंसर, सब 10 के समथिंग है। तो चलिए आप निकाल लीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 करने में 6 हो जाएगा, 0 लगा के आप 5 उतार लीजिए यहाँ पे, ठीक। दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 6 8 48 हो गया आपका ये, यानी 10.8 के समथिंग आंसर आ रहा है आपका। 10.8 और 10.9 दोनों दे दिया गया है, ठीक। एक अंक तक और निकाल लेते हैं, यहाँ आपका 2 बचेगा, ठीक है। दशमलव पहले से लगा है, 0 बढ़ेगा, यानी 6 तिरिक 18 हो रहा है, ठीक। 6 तिरिक 18, ठीक। यानी ये 10.83 है। ये वैल्यू अगर आपकी 5 से छोटी है, अगर आपकी ये वैल्यू 5 से छोटी है, तो इसको आप एक अंक तक लिखना है, तो आप इसको 10.8 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपकी 5 से बड़ी होती तो, और अगर हमको अप्रॉक्सीमेशन करना होता या लगभग मान लिखना होता हमको, तो हम उसको 10.9 लिख देते, यानी 10.8 आपका सही आंसर है। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, ऑप्शन को इतना बढ़िया सेट कर दिया, इसलिए ये क्वेश्चन इतना बढ़िया हो गया, ठीक है। ऑप्शन ध्यान से देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपए पर अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर देनी है, हमको क्या कर देना है, 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपए पे चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर देनी है। हमारा रेट क्या है, हमारा रेट है 20% रेट है हमारा, ठीक है। हमारा देख लीजिए क्या क्या दिया है हमको, हमको रेट दिया है 20%, ठीक है। रेट हमको 20% दिया है, ठीक। हमको मूलधन कितना दिया है, हमको पी दिया है 48,000 रुपए, 48,000 रुपीज। और हमसे पूछा क्या है, हमसे इंटरेस्ट पूछा है, यानी हमसे सीआई पूछा है, ठीक। आप एक चीज जानते हैं कि अगर 2 साल का रेट का केस होता है, अगर 20% एक साल बढ़ रहा है और 20% ही अगले साल बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ सीआई लग रहा है, कंपाउंडेड
इंटरेस्ट है यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, या इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, या क्या हो रहा है एनुअली कंपाउंड हो रहा है आपका इंटरेस्ट। तो आप एक चीज जानिए, सक्सेसिव चेंज आप जानते हैं क्या होता है। अगर 2 साल का, अगर यही CI होता, SI होता तो ये 20-20 करके आप ऐड कर लेते, ये आपका 40% 2 साल में बनता। लेकिन अगर ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का केस है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का। अगर 2 परसेंटेज चेंज हो रहे हो A और B तो ये आपका हो जाता है A + B, A × B/100 और ब्रैकेट के बाहर परसेंट लग जाता है आपका, ठीक है। और आपका यहाँ A भी 20% है और B भी 20% है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 + 20 + 20 × 20/100 हो जाएगा ये आपका, ठीक। यानी 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 20 20 40 4 44, यानी 44% क्या आ गई आपकी इंटरेस्ट रेट आ गई। अगर 2 साल में अगर रेट हमारा 20% था तो हमको कितना मिलेगा 44% का CI मिलेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा या चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। चलिए देख लेते हैं 44% मिलेगा किस पे, 48,000 पे मिलेगा। यानी 48,000 का अगर हमको 44% निकालना है तो 48,000 × 44/100, यानी 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, या आप क्या हो गया 480 × 44 हो गया, ठीक। आप देख लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए 480 × 44 करना है हमको, ठीक। 4 0 4 8 32 2 कैरी 3, ठीक। 4 चौक 16 3 19 आ गया आपका। 19 20 यहाँ आ जाएगा, फिर 19 20 यहाँ भी आ जाएगा क्योंकि 4 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 0 2 9 2 11 हो गया आपका, 1 9 1 10 1 11, फिर ये आपका एक कैरी बचेगा, 1 1 ये आपका 2 हो जाएगा, यानी 21,120 रुपये आपको क्या मिलेगा, 21,120 रुपये आपको क्या मिलेगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। आप ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर 2 साल का केस है तो आपका फाइनल इंटरेस्ट रेट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितनी हो जाती है, A + B + A × B/100, ठीक है। अगर दोनों साल एक ही ब्याज था तो 20 20 + 20 × 20/100 करके हमने निकाल लिया था अपना, 44% हमारा इफेक्टिव रेट आ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के खिलाफ झुक रही है, यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी पर दीवार कितनी ऊंचाई तक पहुंची है, ठीक है। ये आपकी दीवार हो गई, ठीक है। मान लीजिए सीढ़ी यहाँ से झुक रही है और हमारी सीढ़ी लंबी कितनी है, ये हमारी 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, ठीक है। 20 मीटर लंबी सीढ़ी है और यहाँ एंगल कितना बना रही है, यह ऊर्ध्वाधर दीवार के खिलाफ झुक रही है, यह जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है आपका जमीन के साथ, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमसे क्या रहा है कि हाउ हाई ऑन द वॉल डज द लैडर रीच, ये कह रहा है कि जमीन से कितनी ऊपर तक सीढ़ी हमारी पहुंचेगी, यानी हमको यही H की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आप एक चीज जानते हैं कि अगर ये कोण 30 डिग्री होता है, ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर हो जाता है। और आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और ट्रिग्नोमेट्री का किस चीज की वैल्यू आपकी किसके, कर्ण और लंब के बीच में संबंध देती है, तो साइन की वैल्यू आपकी कर्ण और लंब के बीच में संबंध देती है। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है आपका कितना H और कर्ण आपका कितना है 20 है, ठीक। यानी H की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू आपका 1/2 होती है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 20, यानी H की वैल्यू हमारी क्या आ गई 10 मीटर आ गई, यानी 10 मीटर आ गई, ठीक है। H की वैल्यू, आसान सा सवाल था, ठीक है। क्या करते हैं 10 मीटर पे टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। यही था कि अगर यहाँ 30 डिग्री की वैल्यू थी, हमको दो चीज में किसके किसके बीच में संबंध निकालना था, हमको एक चीज की वैल्यू पता थी, कर्ण की वैल्यू पता थी, हमको लंब की वैल्यू निकालनी थी। तो साइन ही ऐसा है जो हमारा कर्ण और लंब के बीच में संबंध देता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब की बार कह रहा है 15 मीटर और 20 मीटर ऊंचाई के 2 खंबे एक समतल जमीन पर लंबवत खड़े हैं। ये आपका 15 मीटर का हो गया, ये आपका 20 मीटर का हो गया, एक समतल जमीन पर खड़े हैं, ये लंबवत खड़े हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़े हैं, ठीक। कह रहा है यदि उनके पैरों की बीच की दूरी जो है हमारी 12 मीटर है, इनके पैरों की बीच की दूरी कितनी है 12 मीटर है, ठीक, 12 मीटर है। कह रहा है तो उनके शीर्ष के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, इनके शीर्ष की बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। यही दूरी हमको ज्ञात करनी है जो डॉटेड लाइन से मैं बना रहा हूं, ठीक है। यही दूरी हमको ज्ञात करनी है, ठीक। अगर ये हमारा 12 है और ये हमारे लंबवत खड़े हैं, ठीक है, तो कहीं भी इनके बीच की दूरी 12 ही होगी, ठीक, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस बन जाएंगी एक दूसरे के साथ,
ठीक है, ये भी 12 हो गया आपका। और अगर ये हमारा 15 मीटर का था, बड़ा वाला 20 मीटर का था, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक, और ये हमारा 12 है। ठीक, और ये हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर क्या कर लेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया आपका। 12 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 12 का स्क्वायर आपका 144 होता है, 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। 144 में आप 25 जोड़ दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि 169 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो क्या आता है आपका, 13 आता है। यानी 13 मीटर आपका क्या है, उनके शीर्षों के बीच की दूरी है। कितनी है, 13 मीटर है। 13 मीटर कहाँ है, ऑप्शन डी में है। 13 मीटर पर टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, आज के लिए सवाल आपके खत्म हो गए। अब आपको अगली क्लास में मिलेंगे हम, मिसलेनियस को कंटिन्यू करते हैं अभी 1-2 क्लास में, फिर आपको अगला टॉपिक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए, और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप प्रीवियस वीडियोस का सारा रिवीजन करिए, और आप मिसलेनियस क्वेश्चन देख रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आपको आइडिया लग रहा होगा आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए, धन्यवाद।